काव्या क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों की क्लास रेगुलर जो है 25 जून से शुरू हो गई है। हम लोग टीजीटी बायोलॉजी 2022 की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हम लोगों ने एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में डिटेल से पढ़ा था, और आज हम लोग, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, थंबनेल में ही दिखाई दे रहा है, आज हम लोगों का टॉपिक है एंटमीबा जिंजीबेलिस और एंटमीबा कोलाई। ये दो टॉपिक आज हम फिनिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम लोगों का है एंटमीबा जिंजीबेलिस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिंजीबेलिस होता क्या है। तो हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये एंटमीबा की दूसरी स्पीसीज है जिंजीबेलिस। जिंजीबेलिस जो है, जिंजीबेलिस नाम कैसे दिया गया है? जिंजिबा से नाम दिया गया है। जिंजिबा जिंजिबा क्या है? गम्स को कहते हैं जिंजिबा, मसूड़ों को कहते हैं गम्स। तो ये जो है, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? टीथ में, टीथ के गम्स में पाया जाता है, यानी टीथ पॉकेट्स में या टीथ के रूट्स के आसपास जो है ये मिलता है। इसीलिए इस स्पीसीज का नाम क्या रख दिया है? जिंजीबेलिस। मसूड़ों में पाया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन इसका। क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पिछले टर्म पे पढ़ा था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन हिस्टोलिटिका का। सेम वैसा ही क्लासिफिकेशन है, आप लोग वो क्लास देख लेना, उसमें दिया है। इसमें केवल क्या चेंज हो जाएगा? स्पीसीज चेंज हो जाएगा। और स्पीसीज कौन सी हो जाएगी? हिस्टोलिटिका की जगह पर हो जाएगी जिंजीबेलिस। बाकी सेम क्लासिफिकेशन है। मैंने बताया अमीबा का, एंटमीबा का सेम क्लासिफिकेशन है, बस स्पीसीज और जीनस चेंज हो जाता है। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग बात करेंगे दूसरी हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। हैबिट एंड हैबिटेट मतलब स्वभाव और वासस्थान। स्वभाव तथा वासस्थान। तो देखो, स्वभाव में सबसे पहले बात करेंगे तो ये कैसा है? पैरासाइटिक है, परजीवी है। लेकिन ये परजीवी जो है, कुछ लोगों का, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये परजीवी नहीं है, ये केवल कॉमन सेलेज में रहता है, मतलब सहभोजिता में रहता है, लेकिन अधिकतर इसे परजीवी मानते हैं। अगला वासस्थान की बात करें तो वासस्थान इसका कहाँ पर है? ये कैट, डॉग, मंकी, हॉर्स एंड मैन, मनुष्य, इनके क्या है? टीथ रूट, टीथ का जो रूट का एरिया है उसके आसपास, या हम कह सकते हैं गम्स में होता है, मसूड़ों में पाया जाता है। इस प्रकार से जैसे ये दांत है, टीथ, तो यहाँ पर ये गम है, मसूड़ा। तो यहाँ पे जो मैल जमा होता है दांत में, ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है। यहाँ पर एंटमीबा रहता है, ये रहता है, ये इसका एरिया है, यहीं पर मिलेगा एंटमीबा जिंजीबेलिस। और जो जिन गम्स में स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, उसमें भी ये मिलता है। तो हैबिटेट समझ गए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में क्या है? ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के समान ही है, लेकिन क्या है, साइज का थोड़ा डिफरेंस होता है।
साइज की अगर हम बात करें तो ये 12 से 20 म्यू, 12 माइक्रोन से 20 माइक्रोन डायामीटर का होता है, यानी व्यास का होता है। जबकि हम लोगों ने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की बात की थी, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो 20 से 30 माइक्रोन का होता है, लेकिन ये 12 से 20 माइक्रोन, यानी थोड़ा छोटा होता है उससे साइज में। इसमें क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में जो स्यूडोपोडिया थे, स्यूडोपोडिया जिन्हें हम पादाब बोलते हैं, पादाब, या हम कह सकते हैं कूटपाद, जिसकी मदद से ये चलता है। स्यूडोपोडिया उसमें एक थे, लेकिन इसमें 2 से 3 स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, लेकिन थोड़े छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और इसकी बात करें, इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्टोप्लाज्म यानी बाह्य जीव द्रव्य, और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है, एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। एक्टोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। और एंडोप्लाज्म में क्या होता है, एंडोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, एक बड़ा केंद्रक होगा, और इसके अलावा क्या होगा, फूड वैक्यूल्स होंगी, फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। और इसके अलावा क्या है कि एंडोप्लाज्म में और भी वैक्यूल्स, कई खाली स्थान होते हैं, और भी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ये इस प्रकार से एक न्यूक्लियस हो गया बड़ा सा, बाकी ये फूड वैक्यूल्स, इनमें फूड भरा होता है, और इसमें जो एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म पाया जाता है, ये अंदर का ये एंडोप्लाज्म है, और बाहर बाहर होगा ये एक्टोप्लाज्म। ये है एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, अंदर भरा है ये एंडोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस, केंद्रक है इसका। इसके अलावा ये फूड वैक्यूल्स है, यानी खाद्य रिक्तिकाएं हैं, और ये एंडोप्लाज्म है। बाकी ग्लाइकोजन वगैरह होता है जो रिजर्व फूड होता है, संचित भोजन होगा। और ये जो उभार हैं, ये छोटे छोटे उभार, यही कहलाते हैं स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया। तो ये एंट अमीबा जिंजीबेलिस, जिंजीबेलिस है। इसमें एक ही स्टेज पाई जाती है, ट्रोफोजोआइट। ये क्या है, ट्रोफोजोआइट है। पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में 2 स्टेज पाई जाती हैं, 2-3 स्टेज होती हैं। एक तो मैग्ना फॉर्म, एक मैन्यूटा फॉर्म। मैग्ना ट्रोफोजोइड होता है, माइन्यूटा फॉर्म प्रीसिस्टिक फॉर्म होती है, उससे सिस्ट बनती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई भी इसमें जो है कठिनाई नहीं है। स्ट्रक्चर के बाद अगली बात करेंगे हम लोग लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल क्या है, ये मोनोजेनेटिक है, मोनोजेनिक है। मोनोजेनिक का मतलब होता है एक पोषदीय, इसका एक ही पोषद है, वो क्या है, मनुष्य है, एक पोषदीय। मनुष्य के अलावा, मनुष्य में रहेगा तो मनुष्य में, कुत्ता बिल्ली बंदर में होगा तो उसी में रहेगा। मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है, एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में नहीं जाता है। ठीक है, तो मोनोजेनिक है, मतलब इसका एक ही होस्ट है, एक से अधिक होस्ट इसके नहीं पाए जाते हैं। अब जो है लाइफ साइकिल में क्या होता है, ट्रोफोजोइट,
ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट ही क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करके 1 से 2 ट्रोफोजोइट बनाते रहते हैं। तो ये डिवाइड हो गए, एक ट्रोफोजोइट से दूसरा 2 ट्रोफोजोइट बन गए, 2 से इस प्रकार से 4 बन जाएंगे। तो इनमें बाइनरी फिजन होता रहता है, द्विविभाजन होता रहता है। ट्रोफोजोइट की कोई सिस्ट, इसमें जो एनसिस्टमेंट है, एनसिस्टमेंट मतलब सिस्ट का बनना, वो नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें सिस्ट नहीं बनती है। तो लाइफ साइकिल बिल्कुल सिंपल है, ट्रोफोजोइट है वही डिवाइड होकर नए ट्रोफोजोइट बनाते रहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, ये गम्स में रहते हैं, गम्स पॉकेट जो होते हैं, पॉकेट उसी में रहते हैं, यानी दांतों की जड़ों के आसपास के एरिया में। और भोजन क्या है, जो गंदगी है उसमें मैल है उसी को ये खाते रहते हैं। तो गंदगी खाते हैं, दांतों में जो गंदगी फंसी होती है, गंदगी या मैल, उसको ही ये खाते हैं, यही इनका फूड है। तो ये बहुत सिंपल लाइफ साइकिल है। ट्रोफोजोइट होती है, इससे सिस्ट नहीं बनती है, मतलब सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिस्ट नहीं बनती है, बिल्कुल सिंपल लाइफ साइकिल है। अगला हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस पैथोजेनेसिस में सबसे पहला हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इन्फेक्शन। पहला हेडिंग पढ़ेंगे इन्फेक्शन, मतलब संक्रमण कैसे होता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। तो देखो, सिस्ट तो कोई होती नहीं है, तो भोजन द्वारा इसका संक्रमण नहीं होगा, क्योंकि सिस्ट होती है तो भोजन के द्वारा संक्रमण होता है, इसमें सिस्ट ही नहीं है तो फूड के द्वारा नहीं होगा। संक्रमण डायरेक्ट होता है, किसिंग के द्वारा हो सकता है, किसिंग के द्वारा, या कॉमन यूटेंसिल यूज कर रहे हैं, कोई बर्तन जो है साझा कर रहे हैं, एक ने पानी पिया एक गिलास से, उसी ने दूसरे ने पी लिया, तो उसमें जो है इन्फेक्शन फैल जाता है। किसिंग के द्वारा या कॉमन यूटेंसिल यूज करने से ही फैलता है। कौन सी स्टेज जाती है, ट्रोफोजोइट ही जाती है, सिस्ट तो होती नहीं है। ट्रोफोजोइट ही जाकर क्या होती है, डिवाइड हो जाती है और कई ट्रोफोजोइट बनते रहते हैं। इस प्रकार से नए उसमें इन्फेक्शन होता रहता है। रोग की बात करें तो इसमें कोई रोग ज़्यादा नहीं होता है, ये पायरिया रोग है, पायरिया को बढ़ावा देता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन कभी कभी इसके इन्फेक्शन से क्या होता है, जिंजिबा में सूजन आ जाती है, जिसे बोलते हैं जिंजिवाइटिस, मसूड़ों में सूजन कर देता है, मसूड़ों में सूजन। ऐसा 50% लोगों में ही होता है, क्योंकि ये पाया तो लगभग 50% लोगों में पाया जाता है। टोटल पॉपुलेशन की 50% का आधा यानी 25% में ये संक्रमण करता है, 25 में नहीं करता। पूरी आबादी के 50% में इसका संक्रमण मिलता है, लेकिन बीमार ये किसको करता है, बीमार मतलब जो सूजन वगैरह मसूड़ों में हो जाती, बहुत कम लोगों को करता है। जैसे किसी जगह की 100 लोगों की पॉपुलेशन है तो 50 में इसका इन्फेक्शन मिलेगा, लेकिन जो रोग होगा वो 25 लोगों में ही कर पाएगा लगभग, ऐसा ही देखा गया है। तो मसूड़ों में सूजन हो जाती है। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि पायरिया जो डिजीज़ होती है, तो पायरिया को करने में इसका मेन योगदान है। पायरिया करता नहीं है, पायरिया को बढ़ावा देता है। पायरिया जो दांतों की बीमारी है, जिसमें मसूड़ों से खून वगैरह आने लगता है, बदबू आने लगती है, तो पायरिया जो रोग है उसको बढ़ाता है, उसको करता नहीं है, ये बढ़ाता है। क्योंकि पायरिया का कॉजेटिव एजेंट और भी है। ट्राइकोमोनास टीनेक्स एक होता है प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास अपने लोग आगे पढ़ेंगे इसे, ट्राइकोमोनास टीनेक्स, ये भी पायरिया से संबंधित है। और कई बैक्टीरिया होते हैं वो भी पायरिया करते हैं। तो पायरिया केवल एक उससे नहीं होता, ये पायरिया को बढ़ाता है, इसके कारण पायरिया नहीं होता है। अगर किसी को पायरिया है पहले से तो और दिक्कत कर देता है, ये इसकी पैथोजेनेसिस है। तो इसमें दवाई ववाई की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है,
अगर किसी को बीमारी जैसे मतलब मसूड़ों में सूजन वगैरह ज़्यादा हो गई तो गॉर्गल करने के लिए कई गार्गल आते हैं। गार्गल करके यानी कुल्ला करके इससे बचा जा सकता है। गरारा या कुल्ला करके दवाइयों का इसके इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। और कैसे बचा जा सकता है कि रेगुलर जो है टूथब्रश से दांत साफ करने चाहिए, तो उससे भी संक्रमण जो है कम हो जाता है। बाकी कोई ऐसी इसमें खास बात नहीं है। और जो है ये इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। यही बन जाता है कि जो एंटमीबा जिंजीबेलिस है ये कहाँ रहता है और कौन सी बीमारी करता है। तो बीमारी कोई नहीं खास करता है, ये इसके कारण जिंजीवाइटिस हो जाती है और पायरिया रोग को ये बढ़ावा देता है। तो एंटमीबा जिंजीबेलिस के बारे में इतना ही है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एंटमीबा कोलाई। एंटमीबा कोलाई, ई कोलाई मैंने लिख दिया। ई कोलाई एक बैक्टीरिया का भी नाम है, वो नहीं है। ई कोलाई का यहाँ पर मतलब है एंटमीबा कोलाई। एंटमीबा कोलाई, इसका भी क्लासिफिकेशन सेम रहेगा, केवल स्पीसीज बदल जाएगी, कोलाई हो जाएगी। और इसके हैबिटेट की बात करें तो ये एंटमीबा की नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। नॉन पैथोजेनिक का मतलब है ये बीमारी नहीं करती है, कोई भी बीमारी नहीं करती है। हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट तो जैसा कि नाम में ही स्पष्ट है कोलाई, तो ये भी कहाँ पाया जाता है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की तरह ये भी कोलोन पार्ट में पाया जाता है। बड़ी आंत के कोलोन पार्ट में ये मिलता है। जब बीमारी नहीं करेगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका तो कोलोन की दीवार का जो टिश्यू होता है उसको खाता था। तो ये क्या खाएगा, ये जो कैविटी है यानी जो कोलोन की कैविटी है या जिसे हम सीलोम बोलते हैं, गुहा, उसमें जो फूड है भरा हुआ उस फूड को खाएगा। ठीक है, उस फूड को लेगा भोजन के रूप में। तो ये एक हिसाब से ये कह सकते हैं ये सहभोजी है। सहभोजी है। सहभोजी का मतलब होता है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म का मतलब होता है दो एनिमल हैं, ये एक एनिमल दूसरे एनिमल के अंदर रह रहा है, इससे अपना भोजन तो ले रहा है लेकिन इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसे क्या मिल रहा है, इसे फ़ायदा। एक को हो रहा है फ़ायदा और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसी रिलेशन को क्या बोलते हैं, सहभोजिता यानी कॉमन सेलिज्म। तो ये कॉमन सेलिज्म के रूप में कहाँ मिलता है, ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है, कोलोन वाले पार्ट में मिलता है। तो ये तो हो गए हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। अगला हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल जो है इसी की तरह होता है, एंटमीबा जिंजीबेलिस की तरह ही होता है, लेकिन जो है इसमें जो स्यूडोपोडिया जिसे हम बोलते हैं, स्यूडोपोडिया इसमें एक ही होता है। जिंजीबेलिस में 2 या 3 होते हैं, इसमें एक ही होता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसका, थोड़ा लंबाई में होता है। जैसे ये स्यूडोपोडिया हो गया, स्यूडोपोडिया बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें एक्टोप्लाज्म ही होता है, एंडोप्लाज्म इधर नहीं होता है। ये स्यूडोपोडिया, बीच में एक न्यूक्लियस हो गया, बाकी फूड वैक्यूल्स होंगी, रिजर्व फूड होगा और भी कई जो है ग्लाइकोजन वगैरह संचित भोजन इसमें पाया जाएगा। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर।
इसमें भाई न्यूक्लियस है और ये फूड वैक्यूल्स हैं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर इसके साइज की बात करें हम, साइज तो ये सबसे बड़ा है। इसका साइज होता है 20 माइक्रोन से लेकर 40 माइक्रोन तक ये पाया जाता है, मतलब सबसे बड़ा एंटामीबा है ये। और इसमें अगर हम लोग बात करें लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल में ये भी मोनोजेनिक होता है, मतलब एक ही होस्ट होता है, इसका एक पोषदीय है। लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस पाई जाती हैं, एक तो ट्रोफोजोइट जो हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखा था, और दूसरा है सिस्ट, ट्रोफोजोइट एंड सिस्ट। तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये कोलोन का पार्ट है, कोलोन में यहाँ पर कैविटी में ये रहेगा और इसमें जो भोजन भरा होगा इस पे ही फीड करेगा, ये इसको ही खाएगा। और खाने के बाद यहीं पर डिवीज़न होता रहता है, 1 से 2 बन जाते हैं, 2 से 4। यहीं पर क्या बन जाती है, छोटी छोटी सिस्ट का निर्माण हो जाता है, ये सिस्ट बन जाती है, मतलब सिस्ट बन जाती है जिसकी बॉल मोटी होगी। तो ट्रोफोजोइट किस में बदलती रहती है, सिस्ट में। इस प्रकार से ट्रोफोजोइट है। ट्रोफोजोइट डिवाइड हुई, मतलब बाइनरी फिजन, द्विविभाजन हुआ ट्रोफोजोइट से, और ट्रोफोजोइट बन गए, और उनमें से क्या बना लिए, कुछ ट्रोफोजोइट किस में बदल गए, सिस्ट में। सिस्ट यानी पुटिका में बदल गए। अब ये सिस्ट की कवरिंग होती है मोटी, तो ये मल के साथ सिस्ट कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। और ये सिस्ट कहाँ मिल गई, फूड या वाटर में मिल गई। फूड वाटर कैसा हो गया, कंटेमिनेटेड, दूषित हो गया। अब इसी फूड को किसी ने लिया तो उस मनुष्य के कहाँ चली गई, ये स्टमक में चली जाएगी। स्टमक में सिस्ट की दीवार जो होती है वो गल जाती है, और सिस्ट में न्यूक्लियस पाए जाते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये 8 न्यूक्लियस जो हैं अलग अलग 8 क्या बना लेते हैं, अमीबुली बना लेते हैं। यही 8 अमीबुली क्या बन जाते हैं, ट्रोफोजोइट बन जाते हैं, और कहाँ, कोलोन में रहकर, कोलोन में जाकर रहने लगते हैं। यही बिल्कुल नॉर्मल साइकिल है। ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनती है, सिस्ट मल के साथ बाहर आ जाता है, फूड या वाटर में मिल जाता है। वही फूड या वाटर कोई मनुष्य लेता है तो उसके स्टमक में चले जाते हैं। स्टमक सिस्ट की बॉल गल जाती है और इसके 8 केंद्रक हैं वो फ्री हो जाते हैं, मतलब वही केंद्रक जो है क्या बना लेते हैं, अमीबुली बनाते हैं, मतलब अमीबा की छोटी स्टेज, और कोलोन में जाकर बाद में ट्रोफोजोइट बन जाते हैं, यहीं पर रहने लगते हैं। और ये बीमारी कोई नहीं करते हैं, इसके द्वारा कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये लगभग 50% पॉपुलेशन में कोलोन में ये रहता है। किस रूप में रहता है, सहभोजी के रूप में होता है, रहता है। सहभोजी का अच्छा उदाहरण है, मतलब प्रोटोजोआ को तो भोजन मिल जाता है लेकिन मनुष्य को इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल हो गई बिल्कुल सिंपल सी। इसकी सिस्ट में एक खास बात है कि इसकी सिस्ट जो होती है, सिस्ट की दीवार काफ़ी मोटी होगी इस प्रकार से, जैसा कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था एंटामीबा हिस्टोलिटिका में, उसकी सिस्ट बॉल मोटी थी। लेकिन एंटामीबा हिस्टोलिटिका में 4 न्यूक्लियस थे, इसमें 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। 8 न्यूक्लियस वाली सिस्ट होती है, 8 केंद्रक होते हैं सिस्ट में। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे क्रोमेटॉइड बॉडीज भी होती हैं। क्रोमेटॉइड बॉडीज, ये बॉडीज काहे की बनी होती हैं, ये बॉडीज बनी होती हैं ग्लाइकोजन की, ग्लाइकोजन की प्लस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बनती हैं क्रोमेटॉइड बॉडी।
मतलब क्रोमोसोम की तरह दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें नाम रख दिया गया क्रोमैटिड बॉडी। इनका काम क्या है? इनमें रिजर्व फूड रहता है, संचित भोजन रहता है, रिजर्व फूड। ये क्रोमैटिड बॉडीज, इसकी जो एंटामीबा कोलाई है, इसकी सिस्ट में तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन एंटामीबा जिंजीवैलिस, वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसमें ये क्रोमैटिड बॉडीज लार्ज होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं। क्रोमैटिड बॉडीज का यही काम है, ये रिजर्व फूड है, भोजन, संचित भोजन है सिस्ट के लिए, जिससे ये भोजन प्राप्त करती रहती हैं। ग्लाइकोजन और राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती हैं। तो ये सिस्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी सिस्ट में जो है कितने केंद्रक पाए जाते हैं? 8 केंद्रक होते हैं। हिस्टोलिटिका की सिस्ट में 4 केंद्रक होते हैं, और इससे कोई बीमारी नहीं होती है, तो कोई किसी प्रकार की जो है दवाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस यही है इसमें। और ये ध्यान रखना, ये सहभोजी होता है, मतलब कॉमन सेलिज्म पाई जाती है इसकी मनुष्य के साथ, बस यही है इसके बारे में। दो एक इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे एंटामीबा जिंजीवैलिस की अगर हम बात करें, तो जिंजीवैलिस की खोज जो सबसे पहले की थी वो ग्रॉस ने की थी, एक साइंटिस्ट थे ग्रॉस, इन्होंने की थी। ये फर्स्ट जो है पैरासाइटिक अमीबा था जो खोजा गया था, पैरासाइटिक एंटामीबा या अमीबा कह सकते हैं, पहला था जो खोजा गया था, ग्रॉस ने इसकी खोज की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और बाकी जो है इससे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आज हम लोगों के दोनों टॉपिक समाप्त हो गए। हम लोगों ने पढ़ा एंटामीबा जिंजीवैलिस के बारे में, और पढ़ा एंटामीबा कोलाई के बारे में, और इससे पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, हिस्टोलिटिका के बारे में। तो देखो इसमें हिस्टोलिटिका ये कहाँ रहती है? कोलोन में रहती है, बड़े आंत के कोलोन वाले भाग में। ये कहाँ रहती है? गम्स यानी मसूड़ों में। ये कहाँ रहती है? ये भी कोलोन में रहती है। इससे कोई खास बीमारी नहीं होती है, पायरिया को बढ़ावा देता है, पायरिया को बढ़ाता है, बढ़ाता है। ये जो है ये डायरी मतलब जो है अमीबिसिस कर देता है, या अमीबिक डिसेंट्री जिसे बोलते हैं, ये कर देता है। और ये कैसी फॉर्म है? ये नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है, यानी कोई बीमारी नहीं करती है। और किस रूप में रहती है? कॉमन सेलिज्म में रहती है। कॉमन सेलिज्म बोलते हैं, सहभोजिता में रहती है। कभी कभी इसको भी मान लेते हैं कि ये कॉमन सेलिज्म में रहती है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कॉमन सेलिज्म है, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये पैरासाइटिक है, ये नुकसान करता है। तो आज हम लोगों का ये एंटामीबा वाला टॉपिक समाप्त हो गया। हम लोगों ने तीनों स्पीसीज पढ़ ली हैं एंटामीबा की। और जो है एक मैसेज आ रहा है बार बार कि चैनल ढूंढे से नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल जो बनाया है, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में। उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको हर तरह के वीडियो मिलेंगे। वीडियोस, बहुत सी वीडियोस हैं वहाँ पर पड़ी हुई, आप वो दे सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कुछ नोट्स भी हैं वहाँ पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप जो है आसानी से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहता है। कमेंट में अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो आज के लिए इतना है ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।